हेलो, वेलकम बैक। तो आज जो हम देखेंगे आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट पोर्शन। अभी तक हमने क्या देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ योर मॉलिक्यूल्स। तो ऑलरेडी हमने देख लिया था कि लिनियर मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, उसमें प्रोलेट, ऑब्लेट, एंड देन आपका एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। और वहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको याद रखना है। फिर कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मैंने आपको मोस्टली एग्जांपल्स बहुत सारे करा दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा दिए। अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे कैलकुलेटिव पार्ट। तो यहाँ पे आज हम क्या देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कैलकुलेशंस वाले, राइट। और सेकंड जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके एनर्जी लेवल सिलेक्शन रूल, फिर सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ योर जेथ लेवल। तो जे क्या है यहाँ पे आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देख लिया था कि यहाँ पे फॉर योर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर योर डायटोमिक मॉलिक्यूल, your moment of inertia I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square, राइट। सो यहाँ पे अगर आपका एच एफ मॉलिक्यूल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है इसको मुझे रोटेट कराना है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अलोंग दिस एक्सिस वहां पे रोटेशन होगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R2, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ऑलरेडी मैंने कल बता दिया था, ये आपका टोटल R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर जो है वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे म्यू क्या होगा, म्यू वहां पे आपका जो है मास होगा, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये चीज लेना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल आर जो है दैट इज नथिंग बट योर बॉन्ड लेंथ ऑफ योर एच एफ, बॉन्ड लेंथ ऑफ योर एच एफ। तो कई बार आपको मॉलिक्यूल जो है, अगर आपको सी ओ का बॉन्ड लेंथ दे दिया है, सीओ का बॉन्ड लेंथ दे दिया है, और वहां पे आपको कार्बन और ऑक्सीजन के जो है मास दे दिए हैं, तो आपको म्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। और ये आपका बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज नथिंग बट द आर, दैट इज नथिंग बट द आर विच इज दिस। समझ में आ गया। तो फाइनली आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला क्या क्या बनते हैं, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, एंड दिस इज फॉर योर डायटोमिक रिजिड रोटार, राइट। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नॉन रिजिड रोटार जो है उसके लिए भी देखेंगे, बट अभी हमें फोकस करना है डायटोमिक रिजिड रोटार मॉलिक्यूल्स पे। और फाइनली हमारा आई इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम जो है एक दो एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको जो है ज्यादा आइडिया आएगा कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। उससे पहले एक दो चीजें आपको लिख लेनी है कि यहाँ पे आपका आई का यूनिट क्या आएगा। यूनिट ऑफ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपका मास जो होता है वो क्या होता है, ग्राम केजी में हो सकता है, जो जनरली केजी में होता है। और यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट द सेंटीमीटर मीटर, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है मीटर में होगा। तो फाइनली आपका जो यहाँ पे यूनिट आएगा फॉर योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। और कई बार आपको जो है मास ऑफ योर मॉलिक्यूल जो है, मास ऑफ योर मॉलिक्यूल जो है या फिर एटम जो है वो एएमयू एएमयू में दे दिया है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा ग्राम से केजी में। तो वो आप कैसे करोगे, तो एज फॉर एग्जांपल कि आपका हाइड्रोजन का वेट जो है वो आपको 1 एएमयू दे दिया है। तो एएमयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया उसका, ठीक है। तो वहां पे एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड करना होगा। और डायरेक्टली अगर आप रेफरेंस बुक में देखोगे या फिर किसी बुक्स में देखोगे ना, तो वहां पे ऐसा लिखा होगा कि आपको अपना मास मतलब 1 एएमयू जो होगा उसको आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी के साथ जो है वो आप मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, तो फाइनली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी दैट इज योर फाइनल मास। तो ये कहाँ से आया है, तो मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ कि आपका
AMU मतलब नथिंग बट योर मास इन ग्राम पर मोल। हम जनरली मास किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम पर मोल में। तो सपोज हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है, अगर उसका वेट जो है वो 1 AMU, दैट मीन्स कि वो क्या है? 1 ग्राम पर मोल हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डिवाइड करेंगे एवोगेड्रो नंबर विच इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10 रेस टू माइनस 23, सॉरी यहाँ पे +23, 6.022 इंटू 10 रेस टू 23 एटम्स पर मोल। यहाँ पे आपका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? पर मोल। तो पर मोल क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे आपका 1 जो है वो क्या है? 1 ग्राम पर मोल। अगर कोई दूसरा यूनिट होता, अगर हीलियम होता तो वहां पे क्या हो जाता? हीलियम होता तो वहां पे आपका 4 AMU हो जाता। ठीक है, फिर ऐसे अगर आपका कार्बन होता तो 12 AMU हो जाता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका 1 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर आप अगर 1 डिवाइडेड बाय, मतलब आपका 1 इंटू क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेस टू 23 अगर करोगे, देन यू विल गेट फाइनल आंसर 1 इंटू 0.166 इंटू 10 रेस टू -23 और ग्राम। बच क्या गया यहाँ पे? सिर्फ ग्राम। तो फाइनली क्या आ जाएगा? फाइनली क्या आ जाएगा कि अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? ग्राम को किलोग्राम में, तो 1 kg इज इक्वल टू 10 रेस टू 3 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं करते आ रहा तो क्या करो? ये 10 रेस टू 3 को इस तरफ ले जाओगे तो 1/10 रेस टू 3 kg हो जाएगा। और फाइनली 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेस टू -3 kg हो जाएगा। तो ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू को मुझे 1.67, इसको मैं जो है नॉर्मलाइज कर लेता हूँ, तो 1.167 इंटू 10 रेस टू -23 इंटू 10 रेस टू -3 kg। समझ में आ गया? तो फाइनली यहाँ पे आपका 1 इंटू, अगर यहाँ पे मैं जो है वैल्यू बड़ा करूंगा तो मेरा जो पावर है वो छोटा हो जाएगा। तो वैल्यू मैं बड़ा कर रहा हूँ, इंटू पावर क्या करना है? मुझे छोटा करना है। और 10 रेस टू 23 को अगर मुझे स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 10 रेस टू 24 आएगा या 10 रेस टू 22 आएगा? 10 रेस टू 24 आएगा, क्योंकि नेगेटिव में जब आप जो है आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, बट नेगेटिव में है तो वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका -24 इंटू 10 रेस टू 3 kg आ गया। तो फाइनली क्या आ गया? 1 इंटू 1.67 इंटू 10 रेस टू -27 kg। तो अभी समझ में आ गया कि ये आपका कहाँ से वैल्यू आ रहा है, कि आपके AMU को कभी भी आपको कन्वर्ट करना है केजी में तो आपको इसके साथ जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली इसके साथ जो है कैलकुलेट करके आप आंसर ला सकते हो। तो समझ में आ गया कि ये आपका कहाँ से आ रहा है। अगर मैं कार्बन के लिए लेता तो यहाँ पे आपका 1 की जगह पे 12 आ जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हमेशा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करोगे तो आप अपने वेट को केजी में कन्वर्ट करोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आंसर जो है, आपका आंसर जो है वो मोस्टली इन द रेंज ऑफ 10 रेस टू -45 टू 10 रेस टू -47 के बीच में ही आएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। राइट, तो ये रेंज आपको याद रखना है फॉर योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। तो ये सब चीजें जो है वो आपको अच्छे से नोट्स में नोट करनी है, एग्जांपल्स पे आपको नोट में नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लिखो, द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन 19 एंड 1 AMU। और यहाँ पे आपको दिए ये जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और वहां पे दे दिया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेस टू -27 kg। अगर नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या दिया है? बॉन्ड लेंथ ऑफ HF इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे? यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है I इज इक्वल टू μr² पुटअप कर दोगे। म्यू इज इक्वल टू नथिंग बट द m1 m2 डिवाइडेड बाय द m1 प्लस m2।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, M1 आपको 19 दे दिया है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 19 प्लस 1 आपका 20 हो जाएगा, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो ये आपका हो जाएगा पूरा न्यू का वैल्यू। और R इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट किस में करना है, एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 योर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको कैसे करना है, कि सपोज ये आपका क्या है, HF मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन, ये आपका एक्सिस है, यहाँ से रोटेट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे R1 और R2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा R जो है वो आपको दे दिया है, और यहाँ पे हमने जो यूज किया है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर टू एटम, ठीक है। और दिस इज फॉर योर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर योर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो नाउ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10⁻²। यहाँ पे आपका स्क्वायर था ना, म्यू आर स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे तो योर आंसर विल बी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 4, राइट। तो आपको साथ में जो है कैलकुलेशंस करते रहना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 4, वो आज आपका अराउंड 6.4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -47, 27 प्लस 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻47 केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ऑलरेडी आपका आंसर आ गया है और आपने कंपेयर कर लिया है। तो फिजिकल में यही करना है आपको। जैसे ही मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ तो आपको अपनी बुक में भी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देने हैं, और फिर देखना है कि आपका फाइनल आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अगर आप जो है स्पीड मैचअप नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर दो, फिर कैलकुलेशंस कर लो और फिर कंपेयर कर लो, तो क्या होगा, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा। और वैसे अभी तो क्या है कि आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन में ही साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दे दिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी आपको कैलकुलेटर्स मिल ही जाएंगे, बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस जो है वो करते आना चाहिए। तो एग्जाम में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, तो टाइम हमारा थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे रोटेशनल एनर्जी। तो मैंने क्या बोला था, विच व्हाट इज द रोटेशनल एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द rotating the molecule, that is the rotational energy, and we are referring rotational energy as the EJ। तो यहाँ पे आपका J क्या है, तो J is nothing but your rotational, nothing but your rotational quantum number। तो यहाँ पे आपका EJ मतलब आपकी रोटेशनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, BJ J+1। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, दिस इज फॉर योर जेथ लेवल एनर्जी। तो जेथ लेवल एनर्जी मतलब क्या, कि अगर आपका ये आपका सपोज J इज इक्वल टू 0 है, ये आपका J इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे आपका J इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे आपका J इज इक्वल टू 3 है। तो ये आपके क्या है, एनर्जी लेवल्स है। ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल, ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल, ये आपका फोर्थ एनर्जी लेवल। और यहाँ पे हमने ये जो दिया है ये आपका क्या है, क्वांटम नंबर है। तो फॉर योर फर्स्ट मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल जब होगा तब आपका जे का वैल्यू मतलब आपके क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो यहाँ पे हर एक लेवल के लिए आपका एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, EJ इज इक्वल टू BJ J+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका EJ इज इक्वल टू BJ J+1। तो फाइनली यहाँ पे आपका B जो है वो क्या होगा, B इज योर रोटेशनल कांस्टेंट, B इज योर रोटेशनल कांस्टेंट, एंड J इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर। और वो आपका क्या हो सकता है, 0, 1, 2 से कोई इंटीजर वैल्यू ही होगा, यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकता, राइट। क्या पता कोई भी एनर्जी लेवल जो है वो 1.5, 2.5 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे आपका B जो है दैट इज द रोटेशनल कांस्टेंट, एंड योर B इज इक्वल टू नथिंग बट द h² / 8π²I। तो आप जो है अपने फाइनल फॉर्मूला को जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, EJ इज इक्वल टू 8 सॉरी h² / 8
पाई स्क्वेयर आई इंटू जे प्लस वन, बीजे जे प्लस वन। तो यहाँ पे ये जो आपका एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर आई, यहाँ पे आपको आई जो दिख रहा है दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देख सकते हो दैट योर बी इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई। सो योर बी मतलब आपका क्या हो गया, रोटेशनल कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द moment of inertia, and by this equation you can also say that your energy for your different level of your rotational spectroscopy, यहाँ पे EJ is also inversely proportional to the moment of inertia. So that means if your energy of different level increases, your rotational constant is also increases, but your moment of inertia is decreases. And if your energy for your level is decreases, your rotational constant is also decreases and your moment of inertia is increases. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया, यहाँ से आप डायरेक्टली देख भी सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको वहां पे कोई दो मॉलिक्यूल दे दिया है और आपको पूछ लिया है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एनर्जी जो है वो कंपेयर करना है, और ग्रेटर देन लेस देन वाला वहां पे चार ऑप्शन आपको दे दिया है। तो आपको क्या देखना है कि मास के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर मास बढ़ जाएगा तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, एंड रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा तो आपका एनर्जी फॉर दैट एनर्जी लेवल वो भी आपका कम हो जाएगा। तो बहुत इजी यहाँ पे रिलेशन जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमें अच्छे से समझना है किस चीज को, यूनिट्स को। तो यहाँ पे आपका बी जो है, मतलब यहाँ पे आपका ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई जे प्लस ओ। तो आपको पता है कि ये सब वैल्यूज जो है वो आपके क्या है, कांस्टेंट है, तो वहां पे उसका कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट वाले सिर्फ आपके पास दो वैल्यू है, दैट इज योर एच स्क्वेयर एंड सेकेंड इज योर आई। तो एच क्या होता है, आपका प्लांक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्या होता है वो, जूल इंटू सेकेंड। तो अगर मैं एच स्क्वेयर अपॉन आई अगर ले लूंगा तो उसी के हिसाब से मेरा यूनिट बनेगा। ठीक है, और एनर्जी का यूनिट हमारा क्या होगा, जूल में होगा यहाँ पे। बट हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बोल दिया था कि एनर्जी जो है वो हम सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे, क्योंकि हमें वेव नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं और उससे मुझे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल सकती है। तो मुझे यहाँ पे पहले तो कौन सा यूनिट मिल रहा है वो देखना होगा। तो एच स्क्वायर मतलब क्या हो गया, जूल इंटू सेकेंड। आपका प्लांक कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सेम चीज है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो मैं दोनों जो है वो सेम टू सेम है, बट मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट वे से लिखा है। तो ये आपका अगर यूनिट देखोगे ना तो दैट इज नथिंग बट योर जूल्स यूनिट। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे फाइनली जूल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल, तो ये आपका हो जाएगा जूल। तो ये आपका यहाँ पे एनर्जी का यूनिट जो है वो आपका आ रहा है जूल में, बट हमें तो चाहिए क्या, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हमें क्या करना होगा, अब तो आपको पता है कि जूल को अगर मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं डिवाइड करूंगा एच सी से। तो एच सी से डिवाइड करने पर मुझे कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे कि जे डिवाइडेड बाय एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का यूनिट क्या होता है, एच मतलब प्लांक कांस्टेंट जूल इनटू सेकंड, और ये आपका सी जो है, सी उसका आपका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। हम मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, बट सेंटीमीटर पर सेकंड हमें लेना है। तो यहाँ पे आपका सी का वैल्यू ऑलवेज आपको क्या लेना हो, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर 8 ले लोगे तो वो आपका मीटर पर सेकंड आएगा, हमें चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो ये जूल कैंसल आउट हो गया, ये सेकंड कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली बच गया
सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी समझ में आया कि अगर मुझे वैल्यू एनर्जी का वैल्यू, अगर मुझे एनर्जी का वैल्यू वहां पे जूल में दे दिया है तो मुझे उसको कन्वर्ट करने के लिए वो वैल्यू को मुझे डिवाइड करना होगा एच एंड सी। एच का वैल्यू आपका आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एंड सी इज योर 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें जो है वो ट्विस्ट कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए होगा। तो फाइनली आपका ई जे इज इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1, और यहाँ पे आपका यूनिट क्या है, जूल में आपका यूनिट है। अभी मुझे जूल से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सिर्फ यहाँ पे एच सी से इसको डिवाइड करना है, तो ये आपको आंसर जो है यहाँ पे आपका सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एच और यहाँ पे आपका एक एच जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका एनर्जी जो है वो आपका हो जाएगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आपका जे का वैल्यू क्या होगा, 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन रूल क्या होगा, सिलेक्शन रूल फॉर योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस और -1, और मोस्टली आपका +1 होता है क्योंकि आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एब्सॉर्प्शन के हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ पे आपका प्लस साइन जो है वो आपको इंडिकेट करता है एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एंड आपका माइनस साइन जो है वो आपको इंडिकेट करता है इमिशन ऑफ योर एनर्जी। तो यहाँ से आपका अगर ट्रांजिशन होगा 0 to 1, 0 to 1, तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन क्या लिख सकते हो, J इज इक्वल टू 0 to J इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछूं अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज अलाउड, तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको लिखता हूँ कि फ्रॉम 0 to 1, सेकेंड इज योर 3 to 0, थर्ड इज योर 1 to 3, एंड फोर्थ इज योर 4 to। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका क्या है, +1 है, तो दिस इज योर अलाउड ट्रांजिशन। फिर यहाँ पे आपका 3 to 0, मतलब आपका 3 से 0 तक आ रहा है, 3 से 0 तक आ रहा है, तो वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्या बोला था, प्लस और -1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 - 0 मतलब वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। 1 to 3 पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ से आप चाह रहे हो 3 में, तो दैट मीन्स डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एंड थर्ड क्या है, 4 to 3, तो यहाँ पे आपका अगर j इज इक्वल टू 4th लेवल है तो 4 to 3 में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा j इज इक्वल टू 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1 विच इज पॉसिबल ट्रांजिशन। ये आपका पॉसिबल ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन रूल समझ में आ गया कि पॉसिबल ट्रांजिशन कौन से होते हैं और जो आपके फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो कौन से है। मतलब आपका जहाँ पे डेल्टा j इज नॉट इक्वल टू प्लस और -1 होगा, दैट ऑल आर योर forbidden ट्रांजिशन, और जे डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस और -1 होगा, दैट इज योर अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, सो अभी यहाँ पे आपका अलाउड ट्रांजिशन जो है, अलाउड ट्रांजिशन वो क्या हो गया आपका, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस और -1। तो अभी आपके ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एनर्जी लेवल्स है, तो उसके लिए हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये आपका J इज इक्वल टू 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो अगर मुझे बोलेंगे कि फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड, ये आपका सेकंड एक्साइटेड, और यहाँ पे आपका J इज इक्वल टू 2 हो गया। व्हाट इज द एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BJ J+1। तो J इज इक्वल टू क्या रखना है मुझे यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2B इंटू 2 + 1, मतलब ये आपका 3 हो गया। तो फाइनली जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया 6B। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 6B, एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया 6B। अगर ऐसे ही मैं 0 के लिए लूंगा तो वो आपका क्या हो जाएगा 0B, मतलब वहां पे कुछ बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। अगर 1 होगा तो क्या होगा
ये आपका 1 इंटू 1 + 1 2, तो यहाँ पे आपका 2b। तो अगर j इज इक्वल टू 3 के लिए मैं एनर्जी का वैल्यू निकालूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू 3b इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 12b। समझ में आ गया? तो ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स, अगर मैं पूछूंगा कि अगर एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स, और टू लेवल्स भी मैंने आपको दे दिया है कि अगर सपोज द एनर्जी सेपरेशन और सेकेंड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड लेवल, तो ये आपका 0, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। तो यहाँ पे आपका j इज इक्वल टू 0, ये आपका j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। या फिर आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 j इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 3 जब होगा, तब वहां पे एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स। तो आपको याद कौन सा वर्ड रखना है, लेवल। दो लेवल के बीच का आपका एनर्जी सेपरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना है होगा आपको, EJ डेल्टा EJ इज इक्वल टू E3 माइनस E2, बस इतना ही आपको करना है। तो E3 आपका क्या आ गया था, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, BJ J+1 से, तो J इज इक्वल टू 3 है, तो ये आपका 3B इंटू 4, तो ये आपका 12B हो जाएगा, 12B हो जाएगा। और EJ फॉर योर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2B एंड 2+1, तो वो आपका 3 इंटू 2 6B। तो ये आपका फाइनली 6B हो गया। फाइनली एनर्जी सेपरेशन क्या आ गया आपका, 6B। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, बिटवीन टू लेवल्स, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस। तो ये दोनों चीजें जो है वो अच्छे से याद रखना कि दोनों के ऊपर से अलग अलग टाइम अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया कि अगर लेवल्स के बीच का एनर्जी सेपरेशन पूछा गया है तो आपको इस हिसाब से जाना होगा। अभी हम देखेंगे सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस। तो सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस जब भी हमें देखना है तो हमें क्या करना होगा, सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, दैट मीन्स EJ इज इक्वल टू EJ+1 माइनस EJ, राइट। तो सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस हमें फाइंड आउट करने के लिए तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना। तो ऑलरेडी हमें पता है कि EJ इज इक्वल टू क्या है, BJ J+1। तो मुझे J+1 इज इक्वल टू क्या करना होगा, हर एक रोटेशनल क्वांटम नंबर में एक से एडिशन करना होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अगले एनर्जी लेवल जो है वहां पे मेरा ट्रांजिशन हो रहा है। तो जहां पे भी J का वैल्यू मुझे मिलेगा वहां पे मुझे +1 एडिशन करना है। क्या करना है, +1 एडिशन करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, J+1 J+1+1। तो फाइनली यहाँ पे आपका डेल्टा J इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख लो इसको, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये B J+1 माइनस J+1। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो J+1 में कॉमन ले सकता हो, तो यहाँ पे आपका J+1 कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे आपका B J+2 1+1 आपका 2 हो जाएगा, इजी, माइनस BJ। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, J+1, इसको अंदर जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो BJ+2B माइनस BJ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, 2BJ+1। तो ये आपका आ गया एनर्जी सेपरेशन का फॉर्मूला बिटवीन टू लाइंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट फर्स्ट इज फॉर द एवरी एनर्जी लेवल, एनर्जी फॉर एवरी लेवल, लेवल मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, राइट। तो वो आपका आ जाएगा BJ+1। एंड एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस which is delta EJ is equal to 2BJ+1, राइट। तो अगर मेरे J इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा EJ इज इक्वल टू क्या है, 2BJ+1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2B, ठीक है। J इज इक्वल टू 0+1, 0+1
विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो 2b आ गया। तो अगर मेरा j इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू 1 होगा तब डेल्टा ई जे इज इक्वल टू 2b j प्लस 1। तो j का वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4b। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4b। अगर यहाँ पे आपका j इज इक्वल टू 2 है तो j इज इक्वल टू 2 होगा तो डेल्टा ई जे इज इक्वल टू 2b j प्लस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6b। तो ये आपका आ गया 6b। अगर मैं j इज इक्वल टू 3 के लिए फाइंड आउट करूंगा तो j इज इक्वल टू 3 डेल्टा ई जे इज इक्वल टू 2b j प्लस 1। तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 3 है, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 6b, 4 इंटू 2 8b, सॉरी हाँ 8b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन टू लाइन अगर आप देखोगे तो 4b माइनस 2b, तो ये आपका 2b हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेपरेशन बिटवीन टू लाइन 6b 4b, तो यहाँ पे भी आपका 2b हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो 8b माइनस 6b, तो यहाँ पे भी आपका 2b हो गया। तो एक चीज आपको यहाँ से क्या पता चल गई, फॉर योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन टू लाइन्स, तो लाइन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच इज इक्वल टू 2b। बट अगर सेम चीज अगर आप लेवल्स में देखने जाओगे तो वो वहां पे सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कहाँ पे किया था, ऑलरेडी यहाँ पे देखो लेवल्स का एनर्जी सेपरेशन, तो यहाँ पे 0 to 2, तो यहाँ पे आपका सेपरेशन जो है वो 2b है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेपरेशन जो है वो 4b है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 3 के लिए भी हमने निकाला, तो यहाँ पे आपका जो सेपरेशन है वो 6b है। तो देर इज नॉट सेम एनर्जी सेपरेशन इन योर लेवल्स में आपका एनर्जी सेपरेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपको जब भी लाइन के लिए सेपरेशन पूछा है तो वो आप इजीली याद रख सकते हो, वो ऑलवेज ऑलवेज आपका 2b होगा, 2b होगा। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अभी आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हम करेंगे और वही करेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, एनर्जी बीजे जे प्लस 1, ठीक है। फिर आपका एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइन 2b j प्लस 1, ठीक है। तो वो आपका इंपॉर्टेंट है। और याद क्या रखना है, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स जो है वो आपको डिफरेंट वे से कैलकुलेट करना है, और एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइन जो है वो आपको डिफरेंट वे से कैलकुलेट करना है। अगर एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस ये वर्ड यूज किया है तो ऑलवेज ऑलवेज 2b ही आएगा। बट टू लेवल्स किया है तो वो आपको डिफरेंट जो है वे से कैलकुलेट करना होगा, जो ऑलरेडी हमने कर लिया था। जो हमने देखा 2b 4b 6b ऐसा जा रहा था, तो वो वहां पे लेवल्स के लिए आपको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स करते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है। एग्जांपल, तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल आप लिख लो, एग्जांपल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम j is equal to 0 to j is equal to 1 is 3.9 centimeter inverse. The energy for transition, the energy for transition from j is equal to 3 to j is equal to 4. तो हमें यहाँ पे दे क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे हमें ई जे डेल्टा ई जे मतलब क्या दे दिया है कि 0 to 1 जब जाएगा ट्रांजिशन, मतलब 0 to 1 जब जाएगा तब वहां पे मुझे डेल्टा ई जे जो है वो 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स मुझे मिल रहा है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, द एनर्जी। तो ई जे मतलब मुझे जे इज इक्वल टू 3 टू जे इज इक्वल टू 4 जब जाएगा तब मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि डेल्टा ई जे इज इक्वल टू क्या है 2b जे प्लस 1, और ये तो मुझे पता है कि j प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका j का वैल्यू जो है वो 3 है, और 3 प्लस 1 4 आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि j इज इक्वल टू 3 टू j इज इक्वल टू 4 जा रहा है, तो मुझे j का वैल्यू क्या वहां पे पुटअप करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको j का वैल्यू जो है वो ऑलवेज ऑलवेज जो लेस वैल्यू होगा वो यूज करना है। तो आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। और एक तरफ से अगर आप देखोगे तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो आपको क्या शो करता है कि आफ्टर द ट्रांजिशन, जहां पे आपका
जो है एनर्जी का लेवल जा रहा है वही एनर्जी J+1 का होल वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अगर आपका ये 0 है और ये आपका 1 है तो ये आपका क्या है, ये आपका J है और यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो दिस इज योर J+1। ये आपका एक्साइटेड स्टेट है और सिर्फ J जो है दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। सो J इज योर ग्राउंड स्टेट एंड J+1 ये पूरा ब्रैकेट जो है, J+1 ये पूरा ब्रैकेट जो है वो आपको शो करता है एक्साइटेड स्टेट का लेवल। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे मुझे J का वैल्यू तो पता है, J+1 का वैल्यू पता है, बट B का वैल्यू नहीं पता है, तो वो मैं कहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो सोचो यहाँ से आप जो है B का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? तो वहां पे आपको EJ इज इक्वल टू पता है कि 2B J+1। तो ये आपका कौन सा ट्रांजिशन है? 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 इंटू बी जे इज इक्वल टू क्या है? 0 to 1। अगर मैंने बोला आप दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आपका जो हायर एनर्जी का जो वैल्यू है दैट इज द होल ब्रैकेट वैल्यू, आपके पूरे ब्रैकेट का वैल्यू वही है। या दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जो लेस वैल्यू है उसमें आपको एक ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपका जे जो है वो 0+1 करोगे तो 1 आ जाएगा, या फिर आपका एक्साइटेड स्टेट का जो वैल्यू है वही आपका ये ब्रैकेट का वैल्यू है, तो ये आपका 1 हो गया। और यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आपको दे दिया है 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। हमारा फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा, तो हमें कोई यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 3.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 2 into 1, 2 into 9 एंड 5, तो ये आपका आ जाएगा बी 1.95 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बी की वैल्यू जो है वो वहां पे मैं पुटअप कर दूंगा। तो ई जे इज इक्वल टू 2B J+1, यहाँ पे आपका 2B इज इक्वल टू 1.95, J+1 क्या होगा? 3 to 4 में जा रहा है तो 3+1 4 भी कर सकते हो, और या फिर ये आपका एक्साइटेड स्टेट जो है वो उसका होल वैल्यू है, तो ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका 8 into 1.95 जो है कैलकुलेट आप कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। या फिर ये आपका क्या है? दैट इज नथिंग बट योर 3.9। तो 3.9 इंटू 4 into 2 कर दोगे तो ये आपका समथिंग अराउंड जो है वो 8 into 2, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलत कैलकुलेशन किया। 3.9 into 4, तो ये आपका जो है समथिंग अराउंड, इसको मैं 2 अगर कैलकुलेट कर लूँ तो ये 16 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना थोड़ा बहुत ये आपको कैलकुलेशन करना भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। और 4 ऑप्शन में से आपके अराउंड ऑप्शन एक ही होगा। तो ऐसे आपको जो है अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये थोड़ा आपका ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा आपका ट्रिकी क्वेश्चन होगा। क्या होगा कि J इज इक्वल टू 0 to J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 0 to J इज इक्वल टू 1 रोटेशनल ट्रांजिशन ऑफ HBr occurs at 572 gigahertz. Assuming that molecule to be rigid rota. Calculate energy separation. Calculate energy separation for J is equal to 3 to J is equal to 4 in सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे ट्रिकीनेस क्या है कि यहाँ पे आपको आंसर जो है वो गीगाहर्ट्ज में दिया है, तो आपको उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि डेल्टा ई जे जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। 2B J+1 से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। J+1 का वैल्यू जो है वो मेरा 4 आ जाएगा, तो 2B into 4 मतलब आपका आ गया 8B। तो मुझे अगर B का वैल्यू मिल गया तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो B का वैल्यू सेम हमने पिछले एग्जाम्पल में ढूंढा था वैसे ही यहाँ पे भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। 2B J+1, तो यहाँ पे आपका 2 into B J+1 क्या हो जाएगा? ये आपका J इज इक्वल टू 0 to 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनली 2B, और यहाँ पे आपका आंसर जो है वो गीगाहर्ट्ज में दे दिया है।
तो यहाँ पे आपका B इज इक्वल टू जो है वो आपका आ जाएगा 572 डिवाइडेड बाय 2 गीगाहर्ट्ज। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये आपका जो हर्ट्स जो है दैट इज नथिंग बट द सेकंड इनवर्स। ठीक है, हर्ट्स जो है वो आपका नथिंग बट द सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स को अगर मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकता है, उसको मैं डिवाइडेड बाय सी। सी मतलब क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इन द सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स। तो फाइनली मुझे करना क्या होगा, 500.72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/10 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको गीगा जो है, गीगा भी मुझे हटाना होगा, हर्ट्स तो मैंने कर लिया, गीगा भी हटाना होगा। तो वहां पे 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁹ हर्ट्स। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10⁹ हर्ट्स। तो फाइनल अगर ये वैल्यू जो है वो मैं वहां पे लगा दूंगा तो मुझे वैल्यू आंसर फाइनल मिल जाएगा। इज इक्वल टू 8 इंटू बी। तो ये आपका 8 इंटू 500 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 2 10⁹ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻10। और देखो ये सब कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी है। यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेशन छोड़ के भाग नहीं जाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 4-4 मार्क आपको दे के जाते हैं, तो बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है फाइनल आंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड जो है वो 66.6 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। बट यहाँ पे ट्रिकीनेस क्या था कि गीगाहर्ट्ज को आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करना है, अगर ये पता नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं नेक्स्ट ऐसा आपको कोई क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास दो आइसोटॉपिक मॉलिक्यूल है, डायटॉपिक मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास 12 CO एंड 13 CO दोनों है, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन आपको पूछूं कि व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द रोटेशनल एनर्जी, व्हाट इज द करेक्ट रोटेशनल एनर्जी फॉर दिस टू मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपका 12CO 13CO या फिर 12CO इज लेस देन 13CO या फिर 12CO इज इक्वल टू 13CO। तो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या होगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रोटेशनल एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि रोटेशनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to your rotational constant, and rotational constant is inversely proportional to the I, and I is nothing but the mu r square। that means कि मास जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास जितना इंक्रीज हो जाएगा उतना ही I जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही B जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उतना ही एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही मास जितना डिक्रीज हो जाएगा इनर्शिया जो है वो भी डिक्रीज होगा, रोटेशनल कांस्टेंट आपका इंक्रीज होगा, रोटेशनल एनर्जी आपका इंक्रीज होगा। और यहाँ पे आपको रोटेशनल एनर्जी पूछा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका आपका रोटेशनल एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मास ज्यादा है तो रोटेशनल एनर्जी कम होगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर कि आपका 13CO जो है वहां पे आपका एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो एक और क्वेश्चन कि अगर 12CO 13CO एंड 14CO इन सब के लिए व्हाट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर योर रोटेशनल कांस्टेंट एंड एनर्जी। रोटेशनल कांस्टेंट एंड एनर्जी के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो अभी आपको आना चाहिए कि मास इंक्रीजेस, inertia increases, rotational constant decreases, and energy of your rotational energy is also decreases। तो जहां पे मास ज्यादा होगा वहां पे ये दोनों जो है वो कम हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, CO जो है वो सबसे कम हो गया, फिर आपका 13CO और फिर आपका 12CO। समझ में आ गया? ये आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। और सेम यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर पूछ लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा मास होगा। ठीक है ना, तो मास सबसे ज्यादा ये है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका 13CO फिर आपका 12CO। इजी, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एक बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है फॉर योर 12CO एंड 13CO।
तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे, सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था कि यहाँ पे आपका 12CO एंड यहाँ पे आपका जो है 13CO, और ये आपका क्या है एनर्जी लेवल फॉर योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसे आपके एनर्जी लेवल थे। फिर आपको बी ऑप्शन दिया था, वहाँ पे आपका 12CO और दूसरा आपका 13CO था। ये आपका एनर्जी लेवल, और ये आपका क्या है, यहाँ पे एनर्जी है। ये आपका क्या है, यहाँ पे एनर्जी है। ये आपका एनर्जी लेवल्स है और यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल। और सी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे आपका एनर्जी है। ये आपका 12CO, ये आपका 13CO, यहाँ पे आपका एनर्जी है, दूसरा यहाँ पे आपका एनर्जी। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो तो डायरेक्टली आंसर आपको आना चाहिए, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वहां पे सिर्फ आपको क्या कंपैरिजन करना है कि मास जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही मेरा रोटेशनल एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि सब लेवल्स जो है वो सेम है, राइट। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आप देख लो कि वहां पे सब लेवल्स जो है वो सेम है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि एनर्जी लेवल सेम नहीं होंगे। मास बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका एनर्जी जो है वो कम हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका एनर्जी जो है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका रोटेशनल एनर्जी कम हो रहा है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे तो आपका मास जो है वो बढ़ रहा है तो उसके साथ आपका एनर्जी का लेवल भी बढ़ रहा है, बट ये जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि एनर्जी लेवल जो है वो तो कम होना चाहिए, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो वहां पे आपका ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो अभी हम एक और चीज देख सकते हैं इसी के हिसाब से कि अगर एनर्जी जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। समझ में आ गया। तो अगर मुझे रोटेशनल कांस्टेंट एंड मास के बीच का रिलेशन चाहिए तो क्या हो सकता है कि रोटेशनल कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। तो अगर मैं बी अपॉन बी डैश लू, मतलब मैं दो मॉलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट लू, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू म्यू डैश अपॉन म्यू, या फिर मैं इसको आई डैश अपॉन आई, ये भी जो है वहां पे बोल सकता हूँ। ठीक है ना, ये आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप उस रिलेशन का यूज कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। So example, if the rotational constant, if the rotational constant of 12C 16O is equal to 1.9 centimeter inverse. Calculate 13C 16O इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, रोटेशनल कांस्टेंट फॉर योर दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल का जो है वो आपको दे दिया है। तो रोटेशनल कांस्टेंट मतलब आपको बी फाइंड आउट करना है, तो वो फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू म्यू डैश अपॉन म्यू। तो यहाँ पे आप अगर बी जो है वो इसको कंसिडर करोगे तो ये आपका बी डैश हो जाएगा, राइट। ये आपका बी डैश हो जाएगा। तो फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी डैश फाइंड आउट करना है। तो बी डैश इज इक्वल टू, बी डैश को एक तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू डैश। तो यहाँ पे आपका म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल के लिए आपका मास हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, m1 आपका ऑलरेडी दे दिया है 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 16, और यहाँ पे म्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 16। तो अगर ये आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपका आंसर जो है दिस इज अराउंड 6.8 एंड दिस इज अराउंड 7.17, 7.17 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली आपका बी डैश इज इक्वल टू, बी आपको दे दिया है, देखो यहाँ पे 1.9 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, म्यू आपको क्या दे दिया है 6.8, और ये आपको दे दिया है 7.17। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशंस भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको क्या है कि कैलकुलेटर देने लगे हैं तो आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो।
अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे एवरेज कैलकुलेशंस करना होगा। तो एवरेज कैलकुलेशंस आप कैसे कर सकते हो, इसको आप एवरेज अराउंड 2 जो है वो कंसिडर कर लो, इसको अराउंड 7 कंसिडर कर लो, ठीक है, और इसको अराउंड 7 कंसिडर कर लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है वो आपका 1.9, मतलब ये जो है वो आपको 2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर जो है वो अराउंड 1.9 जो है वो आएगा। अभी आपको और प्रिसाइसली जो है आंसर देना है तो आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो 1 से तो थोड़ा कम ही वैल्यू आएगा, 0.9 के अराउंड आ जाएगा। तो 0.9 के अराउंड आएगा तो आपका 1.9 वैल्यू जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो फाइनली वहां पे 1.8 1.7 के आसपास जो आंसर है वो आना चाहिए। तो ऐसे एवरेज कैलकुलेशंस आज से पहले कैलकुलेटर नहीं था तो आपको आना चाहिए। फिर आपका जो है क्यूब लेना है, स्क्वायर लेना है, अंडर रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है, तो यहाँ पे आपको एवरेज कैलकुलेशंस करने होते थे। बट अभी कैलकुलेटर है और मोस्ट प्रोबेबली आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ऐसे एवरेज कैलकुलेशंस करने की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर लीजिए, तो क्या है कि एग्जाम में स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो अराउंड आ जाएगा आपका 1.80, दैट इज द आंसर। तो अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा होता कि अगर separation between two line, if the separation between two line, if the separation between two line which is equal to 3.9 centimeter inverse, then what is the, then calculate the rotational constant, calculate the rotational constant। तो रोटेशनल कांस्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन है मेरा कि सेपरेशन बिटवीन टू लाइन। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा द सेपरेशन बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू 2b, और 2b इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स, और b आपको फाइंड आउट करना है, तो 3.9 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो ये आपका 1 जो है 95 के अराउंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देख लेंगे कि आपका मैक्सिमम जेथ लेवल, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और नॉन रिजिड रोटार के लिए भी आपका क्या कैलकुलेशंस और कैलकुलेटिव पार्ट होगा, और स्टार इफेक्ट और ये सब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वहाँ पे खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको हर एक कैलकुलेशंस और हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहे तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रिपरेशन करते रहिए।